Chalo, welcome and good evening to all of you. So now today we will start about the next chapter from the inorganic section, and which is the most important for board, NEET, JEE, CET. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हो उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोल सकते हो। मतलब एक साइंस की एक अलग ब्रांच है जहां पर हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यादा स्टडी करने वाले। दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब देखो इस चैप्टर के लिए बेसिक क्या क्या लगने वाला है वो देखो, क्योंकि विदाउट दिस देखो, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है बेसिक, तो ये चैप्टर आपका क्लास में ही हो जाएगा। मतलब अलग से आपको रीडिंग या रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी। और रेफरेंस बुक भी, मतलब जो टेक्स्ट बुक है वो भी रीड करने की जरूरत नहीं। पूरा चैप्टर एप्लीकेशन बेस है। मतलब यहां पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पूरा एप्लीकेशन बेस, मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो इसके लिए देखो कौन कौन से चैप्टर का बेसिक लगने वाला है। यस, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, यहां पर के कॉन्सेप्ट अगर समझ में आते हैं, तो ये चैप्टर आपका क्लास में ही क्लियर हो जाएगा। मतलब अलग से आपको प्रिपेयर करने की या रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं होगी, इतनी मैं गारंटी आपको देता हूं। हाँ, लेकिन आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो आपके क्लियर है, तो फिर इस चैप्टर को डरने की जरूरत नहीं है। आसानी से इजीली आपको नीट के 2 to 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर होते हैं। जेडब्ल्यू में भी 2 क्वेश्चन कम से कम इस चैप्टर के ऊपर होते हैं। सीटी में 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं। चलो, तो ये बता दिया मैंने। रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। 2 to 3 क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता होना जरूरी है। देखो याद करो, आपको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता है। sp3 है तो ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल आएगी। लाइकवाइज, ठीक है। तो वहां पर एक फार्मूले से आपने निकाला था हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। एक फार्मूला आपको बताया था और उसके ऊपर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। यहां पर वो फार्मूला भी यूज नहीं करना है। यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने सबसे सिंपल है। कोई फार्मूला, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना नहीं है आपको, या याद भी नहीं करना है। वो ट्रिक बताऊंगा आगे चलकर जब हमें जरूरत होगी। और तीसरा, आपको तीनों रूल इलेक्ट्रॉन फीलिंग के पता होना जरूरी है। कौन से? अफबो प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों रूल पता होना जरूरी है। तो इतना बेसिक आपको लगने वाला है। ठीक है, चलो लिखो चैप्टर का नाम। बोर्ड बुक में ये 9th चैप्टर दिया है, और एनसीईआरटी में भी ये 9th चैप्टर है। बोर्ड के लिए 4 मार्क के लिए कंपलसरी ये चैप्टर है। चलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ओके, लिखो चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये पहले 2-3 लेक्चर ही बेसिक लेक्चर है। मतलब ये जो बेसिक हम सीखने वाले हैं इस एक दो पहले 2-3 लेक्चर में,
उसका ये आगे चलकर हमें यूज करना है, एप्लीकेशन करना है। चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो डी एंड एफ ब्लॉक में हमने एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी ट्रांजिशन एलिमेंट की। कौन सी बता सकते हो आप? एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की, जो इससे रिलेट करती है। नहीं नहीं, इस चैप्टर से रिलेट करती है, ऐसी प्रॉपर्टी आपको ढूंढना है इस चैप्टर को। यस 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 साक्षी, यस। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एबिलिटी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। करेक्ट, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी डी एंड एफ ब्लॉक में, और वहां पर यह भी बताया था क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। यस, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वहां पर सिर्फ ये बताया था मैंने कि दे हैव लार्ज टेंडेंसी, मतलब दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हमें यहां पर ये देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या है। चलो क्या आप बता सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब किस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहना है? कुछ आइडिया आपको पता है? यस यस, व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? यस नवीरा, उनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अभी तक आपने ज्यादा स्टडी की है आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। एक तीसरा भी टाइप का बॉन्ड होता है, और वो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल सा डेफिनेशन, मतलब सिंपल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्हें क्यों कहा गया होगा? क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हमें ये देखना है, जैसे आपको पता है आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। अब हमें ये देखना है हाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल बी फॉर्म। मैंने ये भी बताया था आपको, शायद एस ब्लॉक या पी ब्लॉक इन द स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3 में बताया था, डायबोरेन के स्ट्रक्चर में बताया था। चलो, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। डोनेटिंग लोन पेयर, ओके। चलो हाँ, ये पहले कॉन्सेप्ट ये समझ कर ले लो। अब देखो फिर से, ठीक है, अब हुआ है याद नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। पहले देखो, ये तो मैं यहां पर बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पेशल कंडीशन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। चलो चलो ओके, ठीक है, पहले ये सुनकर ले लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली क्या किए जाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन कौन होता है? एक होता है सेंट्रल मेटल एटम। एक कौन होता है? सेंट्रल मेटल आयन बोल सकते हो या एटम बोल सकते हो, जो कि जनरली कौन होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। एक कौन होता है? सेंट्रल मेटल एटम, जो कि जनरली कौन होता है? ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट होता है। एंड इट इज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इनसे ये सराउंड होता है। मान लो यल मैंने दिया, उसको क्या कहा जाता है? ये वर्ड भी मैंने बताया था डी एंड एफ ब्लॉक में। द ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल, यस यस यस, दे आर कॉल्ड एज अ लिगैंड्स। ये 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं वही हमें देखना है। मतलब कंडीशन याद रखो, बेसिक आइडिया क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। किसमें लिखे जाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। और उसमें कौन से दो टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं? एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा होता है लिगैंड। लिगैंड जनरली सराउंड करता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। लिगैंड किसको सराउंड करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। मतलब देखो, इस चैप्टर में लास्ट तक ये दो वर्ड रहने वाले। कौन से दो वर्ड? सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड।
लास्ट तक ये 2 वर्ड इस चैप्टर में रहने ही वाले। मतलब ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड से और एंड भी वहां पर ही होता है। तो आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सेंट्रल मेटल आयन मतलब जनरली कौन सा एलिमेंट वहां पर आता है, तो ट्रांजिशन मेटल आता है। और लिगैंड मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। जैसे चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, डेफिनेशन ही देखते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, a coordination compound consists of central metal atom or ion surrounded by atoms or molecules, surrounded by atoms और molecules और ions भी हो सकते हैं, called as ligand। उसे हम क्या कहते हैं, ligand कहते हैं। मतलब 2 वर्ड कौन से आने वाले इस चैप्टर में लास्ट तक, एक आएगा सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा आएगा लिगैंड। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये पहला एग्जांपल दिया है। चलो मुझे बताओ यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, पहले कंपाउंड। सेंट्रल मेटल एटम, केयरफुल, यहां अगर यहां पर मिस्टेक हुई या कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग हुआ तो लास्ट तक रॉन्ग होगा। सेंट्रल मेटल एटम यहां पर होगा कोबाल्ट। ट्रांजिशन मेटल देखो कौन है, तो सेंट्रल मेटल एटम आपको आइडेंटिफाइड करना है। हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यही क्वेश्चन पहला पूछा जाता है। तो मैंने क्या कहा, सेंट्रल मेटल एटम यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, कोबाल्ट। इट इज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल्स। तो मुझे बताओ यहां पर लिगैंड कौन है। चलो वेरी गुड, NH3 इज अ लिगैंड। देखो ये सराउंड करता है कोबाल्ट को। अब ये कौन है, NH3 एक मोलिक्यूल है। वहां पर ये एटम भी हो सकता है, मोलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कौन आया है, मोलिक्यूल है। कितने अमोनिया मोलिक्यूल ने कोबाल्ट को सराउंड किया है, 6 अमोनिया मोलिक्यूल। चलो मैं अगर सेंट्रल मेटल एटम क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इसको हमें सेंटर में रखना है। अब मुझे आप बताओ 6 अमोनिया को कोबाल्ट के अराउंड आप किस तरीके से अरेंज करोगे। यस वेरी गुड, नवीरा, सत्यजीत, ज्योति, यस यस। क्यों आपने ऑक्टाहेड्रल बताया, क्योंकि 6 लिगैंड अगर है तो वो जनरली ऑक्टाहेड्रली ही हम अरेंज कर सकते हैं। दैट इज द स्टेबल ज्योमेट्री, वहां पर रिपल्शन मिनिमम होगा। अब देखो इतना चैप्टर सिंपल है, आपने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, ज्योमेट्री बता दी, फिनिश। मतलब आधा चैप्टर आपका क्लियर हुआ यहां पर ही। तो क्या आपने फार्मूला यूज किया हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, आपने सिर्फ क्या देखकर ज्योमेट्री बताई, बताओ मुझे। और मोर प्रिसाइज करो, 6 बॉन्ड है लेकिन यस, परहीन, नंबर ऑफ लिगैंड, निर्वल रामेश्वर, ओके। लिगैंड देखकर आपने बताया, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको लिगैंड देखना होगा कितने हैं। अगर लिगैंड 4 होते तो फिर ज्योमेट्री क्या आती। यस, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती, इतना सिंपल है। मतलब आगे ये तो आगे का पार्ट है, सेकेंड हाफ में ये आने वाला है, अभी नहीं आने वाला है। चलो ठीक है, दूसरे कंपाउंड में मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है। वेरी गुड वेरी गुड, Fe is the central metal atom and ligand, yes, Cn is the ligand।
CN यहाँ पर क्या है, लिगैंड है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगता है ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए? यस, ऑक्टाहेड्रल ही आना चाहिए। मतलब एक तो ज्योमेट्री, आपको सिर्फ 3 ही ज्योमेट्री स्टडी करना है, उसमें तो एक तो परफेक्टली बता दी, दूसरी भी आप परफेक्टली बता दोगे। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है? दे आर यूजुअली रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो टाइप के स्पीसीज होती है। इस एक को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और दूसरे को कहते हैं लिगैंड। करेक्ट। अब चलो, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है वही मैं बता देता हूं उसका आंसर। यस, वेरी गुड सत्यजीत। देखो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हुए। Cl को क्या कहना है, पोटेशियम को क्या कहना है, ठीक है। क्या लगता है आपको, क्या इसे हम लिगैंड कहेंगे या नहीं? क्या इसे हम लिगैंड कह सकते या नहीं? चलो, ये भी पता है आपको, उन्हें लिगैंड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? यस, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। और मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई, लिगैंड जनरली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। बाहर वाले को लिगैंड नहीं कहा जाता है, बल्कि बाहर वाले आयंस जो होते हैं, यहां पर देखो, यहां पर ये Cl3 ऐसा नहीं है, ये 3 Cl है। एक Cl माइनस, दूसरा Cl माइनस, तीसरा Cl माइनस, ऐसा है ये कंडीशन याद रखो। मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर गलत हो जाते हैं। तो ये Cl3 मतलब 3 क्लोराइड आयन इस ब्रैकेट के बाहर है, और इसको कहा जाता है काउंटर आयन। पोटेशियम को भी क्या कहा जाता है, काउंटर आयन कहा जाता है। काउंटर आयन मतलब क्या है, चलो वो भी बता देता हूं। चलो मुझे बताओ, CaSO4 इसका डिसोसिएशन करके आयंस बताओ क्या बनेंगे। CaSO4 एक जनरल एग्जांपल देता हूं, इसका डिसोसिएशन करके आयंस बताओ। चलो, वेरी गुड। Ca2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, बराबर। मतलब इसमें दो टाइप के आयन प्रेजेंट रहते हैं, एक कैटायन, एक एनायन। अब मुझे बताओ, इस कंपाउंड में सल्फेट का काउंटर आयन कौन सा है? सल्फेट का काउंटर आयन कौन सा है? Ca2 प्लस। करेक्ट। तो काउंटर का मतलब समझ में आ गया, अपोजिटली चार्ज्ड। क्लियर है सबको? काउंटर आयन मतलब अपोजिटली चार्ज। चलो, ये तो डिसोसिएशन आपने इसका करके दिखाया, ये आपका हुआ था पिछले चैप्टर में। अब हमें यहां पर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिसोसिएशन करना है। चलो, पहली बात तो याद रखो, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उनका डिसोसिएशन कभी भी नहीं होता। ब्रैकेट के बाहर वाले हैं उनका ही डिसोसिएशन होता है, ये परफेक्टली याद रखो। चलो, अब देखो इसका डिसोसिएशन कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डिसोसिएशन करके देखना है। अब मुझे बताओ, इस ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और कितना आएगा? अगर आपका डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बता सकते हो। देखो कितना सिंपल। देखो, कुछ स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? यस, +3 चार्ज आएगा। -3 कैसे आएगा? देखो, आपका क्लोरीन, अभी मैंने क्या बताया, HCl है। अगर Cl माइनस है तो H का चार्ज क्या होगा? यस, प्लस चार्ज होगा। चलो, CaCl2 मैंने दिया, यहां पर क्लोरीन 2 माइनस है, बराबर। अब ये मत सोचो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, कैल्शियम का चार्ज आपको पता था वो भूल जाओ। यहां पर देखो मैं क्या बता रहा हूं, ईच क्लोरीन हैव -1 -1 -1 -2 हुआ, मतलब Ca के ऊपर +2 चार्ज आया। करेक्ट। तो यहां पर कितने Cl हैं? 3 Cl, अपोजिट चार्ज आएगा ना, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, 3 Cl माइनस हट गए,
तो ब्रैकेट के ऊपर 3+ आएगा। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। इसका डिसोसिएशन देखो कैसे होगा। ये ब्रैकेट लिखा मैंने CO NH3 6+, सॉरी 6, और ब्रैकेट के ऊपर आएगा 3+, ठीक है, और फिर आएगा ये 3Cl-। क्या ये डिसोसिएशन इस तरीके से होगा या नहीं, बताओ। डिसोसिएशन ऐसे ही होगा। चलो अब मुझे बताओ इसका डिसोसिएशन करने के बाद कितने आयंस बने। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। टोटल कितने आयंस बने? आयंस, चलो ये आपका थोड़ा सा वीक पार्ट है। यस, सिद्धि, नवीरा, दे गिव द करेक्ट आंसर। परहीन, यस, प्रतीक्षा। अब देखो, चलो फिर से मैं आता हूं CaCl2 के पास। CaCl2 का डिसोसिएशन हुआ Ca2+ एंड 2Cl-। तो इसमें कितने टोटल आयंस मिले? इसमें पहले बताओ। 3। कैसे 3 बताओ? 3 कैसे बताया आपने? यस, एक है कैल्शियम का और एक है, 2 है क्लोराइड के। नंबर ऑफ मोल्स, मैंने आयंस पूछे तो आप कोएफिशिएंट देखोगे ना यहां पर। मैंने चार्ज थोड़ी पूछा यहां पर कितना है। मैंने क्या पूछा? कितने आयंस बनते हैं। करेक्ट। तो यहां पर देखोगे ये 1 था, ये 2 था, टोटल आयंस 3 बने। चलो अब मुझे बताओ इसका डिसोसिएशन मैंने किया तो कितने आयंस मिले आपको? 4 कैसे? एक ब्रैकेट का देखो, ब्रैकेट के सामने पहले कुछ नहीं है, मतलब वहां पर 1 होगा, ब्रैकेट एक ही होता है, और क्लोराइड 3। ऐसे टोटल आयंस कितने मिले? 4। करेक्ट। चलो ये तो हुआ अगर आपका आयन राइट हैंड साइड, मतलब ब्रैकेट के बाहर, लेकिन कहां पर आता है? राइट हैंड साइड की तरफ। और हमेशा याद रखो, ब्रैकेट के अगर राइट हैंड साइड कोई आएगा तो वो हमेशा निगेटिव वाला आयन ही आएगा। यहां पर Cl-, Br-, I-, NO3-, ये माइनस वाले यहां पर आएंगे हमेशा ब्रैकेट के इस साइड, और ब्रैकेट के पहले हमेशा कैटायन ही आते हैं। मतलब यहां पर जैसे देखो K+ आया है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी आयंस फॉर्म बाय दिस कंपाउंड? चलो ट्राई करो आप, कितने आयंस बनेंगे? चलो नवीरा, काजी, ज्योति, यस यस, देखो देखो देखो, आपने तो सबने क्लियर बताया, अब किसी का भी गलत नहीं हुआ। चलो कैसे बने बताओ 5 आयन? नहीं नहीं सईमुद्दीन, 10 नहीं बनेंगे, 5। 4+1, यस। 4 पोटेशियम आयन है, और ब्रैकेट का हमेशा एक ही रहेगा। तो इसका डिसोसिएशन देखो कैसे होगा। कैन यू टेल मी, और एक एप्लीकेशन क्वेश्चन में पूछता हूं आपको, ब्रैकेट के ऊपर कौन सा और कितना चार्ज आएगा? ब्रैकेट के ऊपर अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूं तो। यस आशीष, सत्यजीत, स्वप्नील, यस यस, -4 आएगा। देखो देखो देखो, जिन्होंने +4 बताया वो गलत कहां पर हुए। चलो मुझे बताओ, KCN मैंने दिया, यहां से K+ को अगर मैंने हटा दिया तो Cn का चार्ज क्या आएगा? करेक्ट, माइनस आएगा ना। K+ है, प्लस को हटा दिया तो बचेगा क्या? माइनस। अब यहां पर भी आपका पोटेशियम है, इसको अगर मैं हटा देता हूं तो इसके ऊपर तो निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पोटेशियम आपका काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन है पोटेशियम।
पॉजिटिव वाला है तो ब्रैकेट के ऊपर वो निगेटिव डाल देगा। तो कितने पॉजिटिव हटा दिए यहां से मैंने, 4 पॉजिटिव को हटा दिया, तो ब्रैकेट के ऊपर 4 माइनस आएगा। समझ सकते हो ना आप? देखो डी एंड एफ ब्लॉक में जाता हूं मैं, KMnO4 मैंने लिखा, इसका आयन में क्या लिखूंगा, इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, मैग्नीज का कौन सा आयन है, MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन, बराबर है। आपने क्या किया, पोटेशियम को हटा दिया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, माइनस। अगर पॉजिटिव को हटा दिया तो ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, जैसे यहां पर, और निगेटिव को हटा दिया तो ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको और सिंपल वर्ड में कौन बता सकता है, चलो टाइप करके बताओ मुझे। मतलब ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव कब आएगा, निगेटिव कब आएगा, सिंपल आपके वर्ड में बताओ। अदनान गलत हुआ। नहीं नहीं, आप पूरी उल्टा कर रहे हो। अगर राइट को है काउंटर आयन तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, राइट को है तो ब्रैकेट के ऊपर हमेशा चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, बराबर ना, ब्रैकेट के ऊपर, क्योंकि राइट को तो हमेशा आयन एनायन ही आने वाला है। और ब्रैकेट के पहले है मतलब लेफ्ट में है तो हमेशा वो ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज ही डालेगा। चलो ये आगे चलकर आएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा ही हमें देखना है यहां पर। चलो ये तो हुआ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली क्या होते हैं, हमें क्या क्या सीखने को मिला आज देखो। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट से आता है, और उसको सराउंड करते हैं ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल, एटम और आयंस, उन्हें हम लिगैंड्स कहते हैं। तो ये दोनों भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, और बाहर वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। तो पहले कंपाउंड में काउंटर आयन था क्लोराइड, दूसरे कंपाउंड में काउंटर आयन था पोटेशियम। इज इट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब देखते हैं, मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है। यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। चलो मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोबाल्ट सेंटर में रहेगा, 6 अमोनिया मोलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, कैसे, ऑक्टाहेड्रली ही करेंगे। क्यों ऑक्टाहेड्रली, क्योंकि ये स्टेबल ज्योमेट्री देगा। ठीक है, अब देखो, ऐसे टोटल बॉन्ड बनेंगे 6, एंड दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। करेक्ट। अब ये जो बॉन्ड हुआ उसे क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो हाँ, फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, केयरफुल या, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर पूरा हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है और लिगैंड है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आपको पता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बराबर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयरिंग होती है। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, देखो यहां पर एक एटम, दोनों में से एक एटम रहता है डोनर एटम,
मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। वर्ड याद रखो, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर आप बोल सकते हो, डोनेट करेगा। यस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन साइडेड शेयरिंग। मतलब अब लिगैंड के पास देखो, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दी और सेंट्रल मेटल एटम के पास रहना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। अगर ये सिचुएशन जहां पर प्रेजेंट है वहां पर नो डाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक रहता है डोनर, दूसरा रहता है एक्सेप्टर। ठीक है, अब देखो ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डाल देता है और जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कौन रहता है? यस, लिगैंड। अगर उसके पास देखो, हाँ, लोन पेयर है तभी हम उसे लिगैंड कहेंगे, बराबर। जिसके पास लोन पेयर है तभी उसे हम क्या कह सकते हैं? लिगैंड कह सकते हैं। अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो वो लिगैंड कभी हो ही नहीं सकता। और सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना जरूरी है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होना जरूरी है? वैकेंट ऑर्बिटल। और इन दो, एक वैकेंट ऑर्बिटल किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। और फील्ड ऑर्बिटल किसका? लिगैंड का। ये ओवरलैप होके जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड समटाइम आल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। एक और नाम दिया गया है, डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। तो कुछ रेफरेंस बुक में या कहीं पर पढ़ने में आया डेटिव बॉन्ड मतलब वो कौन सा बॉन्ड रहता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रहता है। इन वन वर्ड आप कह सकते हो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों तरफ से शेयरिंग होती है, बराबर। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही तरफ से शेयरिंग होती है। चलो इसके ऊपर मुझे बताओ, इसके ऊपर मुझे बताओ एक कॉन्सेप्ट या एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, शायद वो पी ब्लॉक में बताया था। द स्पीसीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज। देखो कॉन्सेप्ट आपके गलत हो रहे हैं। उसे लेविस बेस कहा जाता है, नॉट द लेविस एसिड। चलो जिन्होंने लेविस एसिड बताया वो मार्जिन के ऊपर लिख कर ले लो, द स्पीसीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड एज अ लेविस बेस। whereas the species which accepts a electron pair is called लेविस एसिड। तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेविस बेस कौन है? yes, ligands will called as a Lewis base. Why? as they donate a electron pair। और लेविस एसिड कौन होगा? यस, सेंट्रल मेटल एटम आपका लेविस एसिड होगा। चलो ये पॉइंट लिख कर ले लो। एग्जांपल,
The species surrounding the central metal ion or atom are called ligands. Ligands are linked directly to central metal ion through coordinate bond. चलो, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, ये लिखना हुआ सबका। चल, तो ये जो लास्ट में दो वर्ड मैंने बताए थे, दो सेंटेंस, वो भी लिख कर ले। Ligands being electron pair donors are Lewis bases, and the central metal ion are electron pair acceptor. Act as Lewis acid. तो पहला ही क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, Which among the following is the correct sentence? The ligand in a coordination compound act as a Lewis acid. Central metal atom in electron in a coordination compound act as a Lewis base. The ligand in an electron pair act as a both Lewis acid, Lewis base. And the central metal atom act as a Lewis acid. तो ऐसे चार सेंटेंस होंगे, उसमें से कौन सा है तो वो आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। यस, डी। मतलब जो देता है वो बेस रहेगा, जो लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो एसिड रहेगा। ये लेविस ने बताया था, दैट्स व्हाई इट्स लेविस एसिड, लेविस बेस। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो यहां पर आपने क्या आप निकाल सकते हैं, यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना आ गया तो मतलब ये चैप्टर तो काफी सिंपल बनेगा। वही रिडॉक्स के रूल फॉलो करना है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू 0 अगर वो न्यूट्रल रहता है तो। अब देखो, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं दिखाई देता है, मतलब इसे मानकर चलेंगे हम न्यूट्रल। ठीक है, यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो वो मान लेता हूं मैं X, एक ही कोबाल्ट है। चलो, अब अमोनिया 6 है, अमोनिया का चार्ज क्या होगा ये पता होना जरूरी है। यस, अमोनिया इज अ न्यूट्रल, दैट्स व्हाई उसका चार्ज होगा 0। प्लस बाहर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबकी एडिशन करना है।
3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का चार्ज -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर यक्स निकाल सकते हो, यक्स कितना आएगा, +3 आएगा। चलो अब देखो, जिन्होंने +3 बताया मतलब उनको ये पता था लिगैंड का चार्ज क्या है या यहां पर का चार्ज क्या है। तो अब यहां पर ठीक है आपको पता था, लेकिन ऐसे काफी आयंस आने वाले हैं जिसका चार्ज आपको पता होना जरूरी है, तभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो वही हम देखेंगे, अब लिगैंड का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। राइट द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। दो टाइप के क्लासिफिकेशन देखना है। पहला है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। डिपेंडिंग ऑन द चार्ज। चलो इसमें से नो डाउट आपको काफी कुछ पता है, ठीक है, फिर भी आपको ये लिखकर लेना है। ठीक है, अब मैं कुछ लिगैंड्स मतलब जो लिगैंड का काम करने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे आयंस बताऊंगा, उनके चार्ज आपको याद रखना है। और आगे चलकर देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनके हमें आईयूपीएसी नेम्स भी निकालना है। आगे चलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम भी हमें निकालना है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक में देखा था, आईयूपीएसी रूल निकालने के लिए आपको पहले रूल दिए गए थे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, देन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम विच साइड, ये आपको सब बताया था रूल्स में। यहां पर भी ऐसे रूल्स दिए गए हैं आपको। तो उसमें से एक रूल मैं बताता हूं, देखो, जो कि यहां पर ही हम लिख कर लेंगे। वो रूल क्या है, देखो, अगर आपका लिगैंड निगेटिवली चार्ज्ड है, बराबर, अगर आपका लिगैंड क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है, तो उस निगेटिवली चार्ज लिगैंड की एंडिंग किससे करना है, ओ से करना है। ये रूल किसके लिए है, सिर्फ निगेटिवली चार्ज लिगैंड है, मतलब एनायनिक लिगैंड है, तो उसके लिए ही एंडिंग किससे करना है, ओ से करना है। न्यूट्रल पॉजिटिव है तो वहां पर एज इट इज नाम लिखना है, वो देखेंगे कैसे लिखना है। लेकिन रूल नंबर फर्स्ट याद रखो, निगेटिवली चार्ज लिगैंड है तो उसका नाम रहेगा, मतलब एंडिंग किससे करना है, ओ से। जैसे मान लो ये सीएन निगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है, बताओ मुझे। यस, निगेटिव -1 वाला है, तो इसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या कहोगे। आपने ऑर्गेनिक में इसे साइनाइड कहा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप इसे क्या कहोगे। साइनिडो, ओके, या फिर आप इसको सिंपली ये कह सकते हो, साइनो। साइनिडो भी करेक्ट है, साइनो भी करेक्ट है। साइनिडो लेटेस्ट आईयूपीएसी नेम के हिसाब से, तो दोनों भी करेक्ट है। साइनो, ओ क्यों लगाया बताओ, एंडिंग किससे करना है, ओ से करना है। चलो, अगर सीएल आता है तो इसका नाम क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यस, क्लोरो रहेगा, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, फ्लोरीन का फ्लोरो, लाइकवाइज। तो ऐसे, और चार्ज आपको पता करना है, ठीक है, तो वो लिख कर ले लो। हेडिंग लिखो, पहला टाइप एनायनिक लिगैंड्स, मतलब निगेटिवली चार्ज लिगैंड, ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो, निगेटिवली चार्ज लिगैंड। चलो, F- का नाम,
यस, इट इज फ्लोरो। और ये ओल्डर आईयूपीसी सिस्टम के हिसाब से है। लेटेस्ट जो कहता है उसका नाम क्या है? फ्लोरिडो। इसका क्या रहेगा नाम? फ्लोरिडो। ये भी सही है, दोनों भी सही है। ये ओल्डर सिस्टम से है, ये न्यूअर सिस्टम से। आप फ्लोरो भी कहो, फ्लोरिडो भी कहो, करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा नाम भी इसका लिख करो। ऑल हेलोजन हैव -1 चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, उसका चार्ज क्या है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए चार्ज निकालना जरूरी है। चलो, Cl-, क्लोरो या क्लोरिडो, Br-, ब्रोमो या ब्रोमिडो, दोनों भी करेक्ट है। I-, अब इसका तो एक ही रहेगा, आयोडो। ठीक है, आप इन्वेंशन मत करो, हाँ, आप आईयूपीसी सिस्टम मत बनो, नहीं तो आप काफी कुछ इन्वेंशन करते हो। आयोडिडो ऐसा कुछ मत करो, हाँ। हाँ, बराबर है ना? तो जो दिया है उन्होंने सेलेक्ट करके, वो काफी बड़े हैं, उनकी सुना करो, ठीक है? तो कभी कभी लगता है, थोड़ा अगर केमिस्ट्री आ गया तो ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है क्या पुनिच आईयूपीसी सिस्टम है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। चलो, इसको क्या कहोगे आप? इसका नाम क्या है पहले मुझे बताओ। चलो, ये ऑर्गेनिक, इसको कॉमनली क्या कहते हैं बताओ। हाइड्रोक्साइड आयन, बराबर। अल्कोहल नहीं, अल्कोहल नहीं, इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहा जाता है, ठीक है? तो इससे कहते हैं हाइड्रोक्सो। मैंने पहले कहा, आप खुद मत बनो आईयूपीसी सिस्टम, उन्होंने लिख कर दिया है। इसको हाइड्रोक्सो कहेंगे। चलो, O2-, अब इसको कॉमनली क्या कहते हैं बताओ पहले। यस, ओ लगाना है। इसको ऑक्साइड आयन कहते हैं, बराबर। ये होगा, यस यस यस, अब आ गया आपका, देखो गेस, ऑक्सो। अब ऑर्गेनिक में ऑक्सो अलग है, हाँ, ऑक्सो ग्रुप। यहां पर ऑक्सो O2- है। नेक्स्ट, इसका तो बता दिया मैंने, साइनो। नेक्स्ट, इसको क्या कहोगे आप? यस, नाइट्रो, या फिर नाइट्रोयन। यन क्यों, ये आगे चलकर मैं बताऊंगा। यहां पर डोनर एटम जो लोन पेयर देगा वो नाइट्रोजन देगा, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी है, लेकिन इस दोनों में से नाइट्रोजन ही देता है। क्यों देता है वो आगे चलकर देखेंगे, लेकिन इसकी वजह से ये यन लगाया गया है। नाइट्रीटो भी कुछ रेफरेंस बुक में दिया है, वो भी करेक्ट है, नाइट्रीटो, ये भी करेक्ट है, ये लेटेस्ट है, नाइट्रीटो। इसको क्या कहोगे आप बताओ, गेस लगाते रहो।
नहीं नहीं, पहले इसका नाम बताओ पूरा क्या है। कार्बोनेट आयन है, इसको हम कहेंगे कार्बोनेटो। ई हटाकर ओ लगा दिया। ये सब चार्ज इसका याद रखना है आपको। चार्ज अब आगे चलकर कहीं पर भी नहीं देने वाले हैं, यह हम पहले ही याद रखने वाले हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है। क्या ये पता है नाम इसका आपको? इसकी एक रिएक्शन भी हमने देखी थी डीएनए ब्लॉक में। यस, दिस इज ऑक्सैलेट आयन। तो इसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब लिगैंड आएगा तब क्या कहोगे? यस, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सैलेटो। अब ये बनेगा ऑक्सैलेटो। देखो बताओ मुझे, मैं ओ से एंडिंग क्यों कर रहा हूं? यस, निगेटिवली चार्ज है, उनकी एंडिंग ओ से करना है। चलो, क्या आप इसका नाम बता सकते हो? सोचो, आ जाएगा आपको। ये आयन कौन सा है पहले? यस, वेरी गुड रामेश्वर। दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड आयन, तो ये बनेगा आइसोसाइनो। यहां पर मिस्टेक है, थायो नहीं, ये आइसोसाइनो है। चलो 2 मिनट इतना क्लासिफिकेशन होने दो, बाद में रुकेंगे। यस, आइसोसाइनिडो भी बोल सकते हो। चलो, इसको क्या कहोगे आप? इसको कॉमनली क्या कहते हो, पहले ये बताओ। यस, दिस इज द पेरोक्साइड आयन, और यहां पर ये बनेगा पेरोक्सो। ये कौन है लास्ट वाला? नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, इसका नाम अगर मैं यहां पर यच लगा देता तो इसका नाम क्या आता? कॉमन नेम बताओ इसका। यस, एसिटिक एसिड। यच हटा दिया मतलब ये एसिटेट आयन होगा। ये कौन होगा? एसिटेट आयन। इसको आप क्या कहोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में? यस, इट इज कॉल्ड एज एसिटेटो। ठीक है, तो ये तो हुए निगेटिव वाले, और आपको 3-4 लाइन जगह छोड़ देना है, और जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे वहां पर से हम फिर से क्लासिफिकेशन को बढ़ाएंगे। अगर न्यू अगर आता है तो वो यहाँ पर नीचे लिख कर लेंगे। अभी तक तो इतना ही है, एक आधा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिलता है तो वहां पर कुछ 2-3-4 लाइन नीचे छोड़ दो एनानिक के लिए। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं हम, और नोटिस आपके लिए ये है, 2-3 नोटिस है, सुनकर जाइए।